Hello friends, I am Shantanu, your coach, and in this video we are going to focus on how to calculate the gross annual value of an house property. इसमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप 1 उसमें हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। दूसरा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, स्टेप में निकालते हैं स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप नंबर 3 में हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अब ये तीनों स्टेप्स हम देखेंगे, उसके पहले आप कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए। एसओपी इसका मतलब अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीएवी डायरेक्टली निल आती है। निल लेंगे हम अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। दूसरा केस है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी देखा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डीम टू बी लेट आउट क्या होता है। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको जो स्टेप फॉलो करनी है वो केवल स्टेप नंबर 1 ही फॉलो करनी है, यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको निकालना है और वो ही उसका जीएवी हो जाएगा। क्योंकि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअली प्रॉपर्टी को लेट आउट किया ही नहीं जाता, तो उसमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या वैकेंसी लॉस की कोई चांसेस होते ही नहीं है। तो आपको केवल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के थ्रू ही वो जीएबी निकालना है इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और तीसरा जो केस है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी एलओपी का केस, जिसमें आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में किराए से दे रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी। यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 1, 2, 3। तो उसमें 1, 2 और 3 तीनों स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी इन केस द प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी। So before we proceed to find out how to calculate the GAV, एक बार कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए। ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 1, 2 एंड 3। ये 3 हाउस प्रॉपर्टी है 1, 2 एंड 3। इस मिस्टर एक्स ने जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो लेट आउट कर रखी है, यानी ये किराए पे दी थी, तो इसको बोलेंगे हम लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी है इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा, दूसरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा, और तीसरा लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी जो एडजस्टमेंट होता है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा केस देखिए, अब यहां पर इसने 2 जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट नहीं कर रखी है। तो अब ये जो 2 प्रॉपर्टी है इसमें से एज पर द चॉइस, इसके पास चॉइस है, मिस्टर एक्स के पास चॉइस है कि इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। तो एक प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता है, तो दूसरी जो बची हुई प्रॉपर्टी है जो लेट आउट नहीं है उसको हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन होगा उसके लिए आपको केवल स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, स्टेप 2, 3 उसके लिए इररेलेवेंट है। और एसओपी के केस में डायरेक्टली जीएवी क्या लेना है आपको, निल। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एसओपी के केस में निल होगी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एसओपी के केस में जीएवी निल होगी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहां पर जीएवी की। इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी आपको केवल स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैलकुलेट करना है, वो ही उसकी जीएवी हो जाएगी। और इन केस ऑफ ए थर्ड केस दैट इज एलओपी के केस में आपको फॉलो करना पड़ेगी स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 3। अब ये समझने के बाद सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने की स्टेप नंबर 1, यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम पूरा फोकस अपना यहां पर करेंगे। एक बार अगर आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 और 3 को फॉलो करेंगे, जो कि आपको अप्लाई करनी है ओनली इन केस ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी। अब हम देखने वाले हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी।
इसमें आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दूसरा फेयर रेंट और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट है। ये तीनों क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब है वो वैल्यूएशन जो उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया हुआ है उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके अंडर में वो आती है। मान लीजिए ये एक छोटा सा हाउस है और ये हाउस जो आता है ये पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समय समय पर वैल्यूएशन करती है सभी हाउस प्रॉपर्टीज का जो उसके अंडर में आते हैं, और उसी हिसाब से पुणे म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से मान लीजिए इस हाउस का जो वैल्यूएशन है वो 1,50,000 रुपए है। अब ये 1,50,000 रुपए क्या है? ये हाउस की कीमत नहीं है, ये वैल्यूएशन है रेंट फेचिंग कैपेबिलिटी का। यानी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो वैल्यूएशन किया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन जिसको बोलेंगे, इसका मतलब है कि ये जो हाउस है ये साल में एन्युअली 1,50,000 रुपए का रेंट इस हाउस प्रॉपर्टी से मिल सकता है एज पर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसी को हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो यहां पर दे रखा है 1,50,000, ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं फेयर रेंट की। फेयर रेंट यानी एक्चुअल में इसी तरह की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी ये एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर एरिया में कितना रेंट फेच कर सकती है। यहां पर आपको जनरल नॉलेज अपना जो यूज करना है कि एक्चुअल एरिया में आपको कितना रेंट मिल सकता है सिमिलर प्रॉपर्टी से। एक तो हो गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और सिमिलर प्रॉपर्टी इसी एरिया में कितना रेंट फेच कर सकती है। तो मान लीजिए ये जो रेंट फेच कर सकती है वो 1,20,000 रुपए कर सकती है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट फेच कर रही है? 1,20,000 साल का। तो इसका जो फेयर रेंट हो जाएगा वो 1,20,000। तो अभी हमने देखा कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से रेंट कितना आ सकता है इस प्रॉपर्टी से साल का? 1,50,000। फिर हमने सिमिलर प्रॉपर्टी का देखा, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर सोसाइटी में ये आपको कितना रेंट मिल सकता है? फेयर रेंट कितना दे रखा है? 1,20,000। अब ये हो गया फेयर रेंट, ये हो गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इसके अलावा होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कहीं कहीं पर एप्लीकेबल होता है, हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता। तो मान लीजिए इस एरिया में स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है और उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड रेंट है इस प्रॉपर्टी का आना चाहिए वो आ रहा है 1,30,000 रुपीज। अब स्टैंडर्ड रेंट के बारे में और समझ लीजिए। स्टैंडर्ड रेंट ये वो रेंट होता है जो एक्ट के हिसाब से होता है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, जो मैक्सिमम रेंट है जो टेनेंट से रिकवर किया जा सकता है लीगली आप रिकवर कर सकते हैं टेनेंट से एज पर द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो स्टैंडर्ड रेंट ये वो रेंट होता है। तो यहां पर आपको अगर एग्जाम में दिया है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड रेंट दिया ही होगा, अगर दिया है तो वो आपको नोट करना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो वो भी कंसीडर करना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1,30,000 पर एनम फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो अब आपने तीनों चीजें समझ ली। म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपने देखा 1,50,000 है, फेयर रेंट आपने देखा है 1,20,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट देख लिया है वो दे रखा है 1,30,000 रुपए। अब बात करते हैं कि इससे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का हायर अमाउंट लेना है। यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट जो कुछ भी ज्यादा है वो लेना है। तो यहां पर क्या ज्यादा है? 1,50,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा है। तो पहली स्टेप में तो आपने हायर ले लिया है म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का। अब ये जो हायर आया है इसको इससे चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट को ले लेना है। 1,30,000 रुपीज विल बी द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है और इस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अगर ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा है तो आपको फिर स्टैंडर्ड रेंट को ही रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मान लेना है। अब इसको हम पूरे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये हमने पहले तो देख लिया है मेथड कैसे निकालनी है, यानी मेथड में हमने देखा है सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का हायर लेना है और उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। तो अब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल ए प्रॉपर्टी का, बी प्रॉपर्टी का और सी प्रॉपर्टी का। इसमें देखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए ए केस हमने अभी अभी देखा था, इन दोनों का हायर ये कितना है 150। अब ये 150 स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है, इसलिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या हो जाएगा 130,000। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस बी प्रॉपर्टी का था। बी प्रॉपर्टी के केस में वापस स्टेप फॉलो कीजिए, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 1,50,000 और ये 1,50,000 जो हायर है, क्या स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल से ये ज्यादा है? जी नहीं, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल से ये ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो आ जाएगा 1,50,000। अब बात करते हैं सी केस की। सी केस में देखिए, सी बिल्डिंग के केस में इन दोनों में से हायर क्या है 150 हायर है। क्या ये हायर जो 150 है ये स्टैंडर्ड रेंट से भी बड़ा है? हाँ, तो स्टैंडर्ड रेंट आपका आ जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 130। अब यही जो मेथड आपको मैंने बताई है, यानी इन दोनों का हायर लेना है, इस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अगर स्टैंडर्ड रेंट इस हायर से लेस है तो स्टैंडर्ड रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। इसी को दूसरी तरीके से भी आप देख सकते हैं। वो जो दूसरा तरीका है उसमें आपको केवल ये चेक करना है क्या स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है, क्या स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है इन तीनों में। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस केस में स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है तीनों में, तो ऐसे केस में इन दोनों का आप हायर ले लीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर 150 है, तो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दैट इज 150। लेकिन अगर ये बिगेस्ट नहीं है, बिगेस्ट इन दोनों में से कोई है, ये बिगेस्ट नहीं है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट आप ले सकते हैं एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। जैसे यहां पर बिगेस्ट क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट को आप क्या ले सकते हैं, एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसी तरह से अगर तीसरा केस देखें तो हाईएस्ट क्या है, इसमें भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाईएस्ट है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट ले लीजिए एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया ही नहीं है तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर आप ले लीजिए एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में हायर हो गया 150, दैट विल बी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब स्टेप 1 को जो हमने इंटरप्रेट किया है वो ऐसा किया है कि हायर ऑफ ए एंड बी, यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का जो भी हायर है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सी, यानी ये जो हायर है ये सी से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सी से ज्यादा है तो सी को आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, आप ध्यान से समझ लेना। इसमें हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। इसको निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत रहेगी। एक है रेंट रिसीवेबल, यानी आप उस प्रॉपर्टी से जो भी आपने लेट आउट कर रखी है उससे आपको कितना रेंट मिल सकता है, रेंट रिसीवेबल, और उसमें से कितना रेंट नहीं मिला उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि जो किराएदार था उसने आपको रेंट दिया ही नहीं, वो रह तो रहा था बट ही वॉज नॉट पेइंग द रेंट फॉर फ्यू मंथ्स, तो उसको हम कहते हैं अनरियलाइज रेंट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पे दे दी है,
जो रेंट पे दी है वो 12 मंथ्स के लिए रेंट पे दे रखी है और जो रेंट है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ। अब 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप अगर देखें तो रेंट रिसीवेबल कितना आ रहा है, आपका रेंट रिसीवेबल आ रहा है साल का, यानी ये वो पीरियड है जिसके लिए आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है। तो कितने पीरियड के लिए कर रखा है? 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ्स के हिसाब से 10,000 इंटू 12 ये आपका आ रहा है 1,20,000 रुपीज इज द रेंट रिसीवेबल। सो 120,000 इज द रेंट रिसीवेबल हो गया। अब मान के चलिए कि जो टेनेंट थे उन्होंने 2 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया, यानी इट इज ए अनरियलाइज रेंट। यू हैव नॉट रिसीव्ड द रेंट फ्रॉम द टेनेंट फॉर 2 मंथ्स, यानी वो रह तो रहे थे लेकिन आपको उन्होंने रेंट पे नहीं किया। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 मंथ्स का जो अनरियलाइज रेंट है 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका 20,000 रुपीज आपको रेंट मिला नहीं। तो ऐसे में अनरियलाइज्ड रेंट आपका हो गया है, वो हो गया 20,000। अब आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालना है तो बड़ा सिंपल है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगा रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब 1,20,000 में से आप 20,000 लेस कर दीजिए तो 1,00,000 ये आपका हो गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। यहां पर हमने क्या डिडक्ट किया है? अनरियलाइज रेंट। ये जो अनरियलाइज रेंट को हमने डिडक्ट किया है ये हम तभी डिडक्ट कर सकते हैं जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनरियलाइज रेंट को आप कब डिडक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर वो कवर कर लेते हैं कि ये जो अनरियलाइज रेंट यानी टेनेंट ने आपको रेंट पे नहीं किया है वो आप डिडक्ट कर रहे हैं 20,000 का, ये कब कर सकते हैं वो कंडीशंस पहले देख लेते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अनरियलाइज रेंट जो आपका 20,000 रुपीज का था 2 मंथ्स का, क्या वो डिडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर इन्होंने कंडीशंस बता रखी हैं कि अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये जो 20,000 रुपीज का अनरियलाइज्ड रेंट था 2 मंथ्स का वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो बोनाफाइड टेनेंट होना चाहिए, यानी एक्चुअल में वहां पर टेनेंट रह रहा हो। आपने ऑन पेपर वो नहीं दिखाया है, कुछ फर्जीवाड़ा नहीं किया है, एक्चुअल में वहां पर टेनेंट रह रहा हो, ये सबसे पहली कंडीशन है और वो रेंट नहीं पे कर रहा है। दूसरा, टेनेंट हैज वेकेटेड, तो उसने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया और उसके बाद उसको आपने बोला है कि भाई खाली कर दो नहीं तो मकान, और उसने खाली कर दिया है, या फिर आपने स्टेप्स ले लिए हैं, उसको नोटिस सर्व कर दिया है, उसको बोल दिया है कि आप मकान छोड़ दीजिए क्योंकि आपने रेंट पे नहीं किया है 2 महीने का, तो आप मकान खाली कर दीजिए। या तो उसने वेकेट कर दिया है या फिर आपने स्टेप्स ले लिए हैं वेकेट कराने के लिए। तीसरी कंडीशन है टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, यानी इसका मतलब यह है कि उसने वेकेट करके आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपने उसको न दे दी हो रेंट पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसने वेकेट कर दिया हो या आपने स्टेप्स ले लिए हैं वेकेशन के लिए और दूसरी प्रॉपर्टी वो आपकी कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हो। और लास्ट है कि आपने लीगल प्रोसीडिंग, जो आपका अनरियलाइज रेंट है जो उसने नहीं दिया है उसके इसको रिकवर करने के लिए आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हो, या फिर अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको या आपको ऐसा लग रहा है कि ये लीगल प्रोसीडिंग करने से कोई फायदा नहीं है, तो यू हैव टू सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी वर्थलेस। तो लीगल प्रोसीडिंग या तो स्टार्ट कर दिए या फिर असेसिंग ऑफिसर को आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर ये चारों पॉइंट, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये अनरियलाइज रेंट को आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये अपने आप में इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन कंडीशंस के ऊपर भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरी स्टेप में हमने ये देख लिया है कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कैसे निकाला जाएगा। रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट अगर आप कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल।
अब हमारी दो स्टेप्स पूरी हो चुकी हैं, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हम निकाल चुके हैं और दूसरा हम निकाल चुके हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब यहीं से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, वो ये दो स्टेप्स के बाद क्या करना है वो प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों को हमको कंपेयर करना है और जो फोकस रहेगा कंपेयर के समय वो हमारा पूरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पे रहेगा। अब हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो तीन सिचुएशन आ सकती है सामने, तीन सिचुएशन। पहला तो ये दोनों बराबर हो, मान लीजिए ये 1,50,000 है और ये भी 1,50,000 है, तो बात खत्म हो गई कि 1,50,000 हमारा आ जाएगा GAV। इसका मतलब अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा GAV का वो आ गया, GAV विल बी 1,50,000। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका ज्यादा है, हायर इज द एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो इस केस में सीधे आपका GAV आ जाएगा 180, यानी जो हायर अगर है ARR तो सीधे वो आपका GAV हो जाएगा। तो अभी आपने देखा दोनों अगर सेम है तो वही वैल्यू GAV हो जाएगी, स्टेप 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर ARR आपका हायर आ रहा है तो वो GAV हो जाएगा, अभी भी स्टेप 3 में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप 3 में जाना पड़ेगा थर्ड सिचुएशन में, और वो जो थर्ड सिचुएशन है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका ARR से ज्यादा है। मान लीजिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका 2 लाख रुपीज आ रहा है, इसका मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन ARR। तो ऐसे केस में अब हमको ये जो ARR है इसमें वैकेंसी का लॉस ऐड करना पड़ेगा। ये थर्ड सिचुएशन में चले जाएंगे, दैट इज लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी हमको ऐड करके कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन को आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका RER हायर आ रहा है तो ऐसे केस में ARR में आपको वैकेंसी लॉस ऐड करके देखना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको वैकेंसी लॉस ऐड करके चेक करना पड़ेगा। अगर ये वैकेंसी लॉस ऐड करने के बाद भी आप RER से कम है, यानी ARR और वैकेंसी लॉस ऐड कर दिया आपने और ये जो आ रहा है ये RER से अभी भी कम है, तो फिर RER क्या हो जाएगा, GAV। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये आपका आ रहा है 180 ARR, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 180 आ रहा है और RER आ रहा है 200, इसका मतलब आपको वैकेंसी लॉस का इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो वैकेंसी लॉस मान लीजिए 10,000 रुपीज का वैकेंसी लॉस है। वैकेंसी लॉस ऐड करने के बाद भी अगर आपका ARR RER से बड़ा नहीं हो रहा है तो आपका जो GAV होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, वो होगा RER जो हायर आया था, दैट इज 200,000, दैट इज 2 लाख हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका वैकेंसी लॉस मान लीजिए 20,000 रुपीज का था, तो 20,000 रुपीज अगर आप ARR में ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2 लाख, दैट इज 200,000, और 200,000 RER के बराबर हो गया है। तो अगर बराबर हो गया है तो ऐसे केस में फिर आपका जो GAV है, अगर ये बराबर हो जाता है वैकेंसी लॉस ऐड करने से RER के, तो ऐसे केस में GAV आपका आ जाएगा ARR, दैट इज 1,80,000। या फिर ARR तीसरी सिचुएशन में भी देख लेते हैं कि अगर वैकेंसी लॉस 30,000 था तो ये 210 यानी 2,10,000 हो गया और ये एक्सीड हो गया है RER से, तो ऐसे केस में भी आपका जो GAV है वो आ जाएगा ARR, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत सारे एक्सपर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है। यहां पर मैं आपको एक्चुअल पोजीशन समझा रहा हूं, इसको आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए। हमने ये जो सिचुएशन देखी है इसमें हमने कंपेयर किया है, सबसे पहले हमने कंपेयर किया है RER और ARR को कंपेयर किया है। फिर से देख लिए, RER और ARR को हमने कंपेयर किया
और मान लीजिए ये अगर सेम आते हैं 150 और 150 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये दोनों सेम है तो ये जीएवी हो जाएगी आपकी 150। लेकिन दूसरा केस अगर इसी में देखें कि 150 आरईआर है और एआरआर आपका 180 आ रहा है, तो ऐसे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थर्ड स्टेप पे यानी वैकेंसी लॉस देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा जीएवी। लेकिन तीसरी सिचुएशन अगर आप देखें कि ये 150 नहीं है, मान लीजिए ये है 200, यानी आरईआर अगर हायर है, ये हायर है तो खतरे की घंटी बज गई है आपके लिए। वैकेंसी लॉस आपको ऐड करके देखना पड़ेगा एआरआर में, और अगर वैकेंसी लॉस आपने इसमें ऐड किया उसके बाद भी यानी एआरआर और वैकेंसी लॉस ऐड करने के बाद भी ये फिगर इस फिगर से आरईआर से कम है, तो ऐसे में आपकी वैल्यू जीएवी जो होगी वो आरईआर जो आई थी हायर वो होगी। और अगर ये फिगर आरईआर के बराबर हो जाता है या फिर उससे एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे में आपकी जीएवी हो जाएगी वो होगी एआरआर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये समझने के बाद ये आता है कि सर ये वैकेंसी लॉस होता क्या है। तो अब हम जो फोकस करेंगे हम हमारा वो करेंगे वैकेंसी लॉस के ऊपर। अब वैकेंसी लॉस का मतलब आप देख लीजिए, वैकेंसी का मतलब है खाली, यानी जो मकान है ये खाली पड़ा हुआ है और इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। यानी खाली पड़ा है का मतलब ना तो उसमें ओनर रह रहा है, न ही ये किराए पे गया हुआ है, यानी किराए पे किसी ने ले नहीं रखा है, न ओनर रह रहा है, तो ये वेकेंट है। यूं समझ लीजिए इसके ऊपर ताला लगा हुआ है कुछ समय के लिए। तो वो जो पीरियड रहता है जब ये जो प्रॉपर्टी है ये वेकेंट है, उसको हम बोलते हैं वैकेंसी लॉस। अब ये वैकेंसी लॉस क्या होता है, उतने महीने का जो रेंट आपका चला गया है, लॉस हो गया है उस रेंट का, उसको हम बोलते हैं वैकेंसी लॉस। इसको हम पूरे को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये जो पूरा 12 महीने का पीरियड है, 12 महीने के पीरियड में पहले 3 मंथ्स तक कोई टेनेंट यहां पर नहीं रह रहा था, यानी आपने लेट आउट देने की कोशिश की बट कोई नहीं रह रहा था, तो ये वैकेंसी है। वैकेंसी पीरियड कितने महीने का हो गया, 2 मंथ्स का हो गया। इसके बाद आपने यहां पर प्रॉपर्टी किसी को किराए से दे दी, यानी कोई टेनेंट आपको मिल गया है, तो ये जो पीरियड है ये कितने महीने का हो गया, ये 9 मंथ्स का हो गया, जिसमें कि आपने लेट आउट कर दी है किसी पर्सन को। अब लेट आउट कर दी है, उसमें भी हो सकता है कि आपको 1 महीने का रेंट नहीं मिला हो। तो मान लीजिए 8 मंथ्स का तो आपको रेंट मिल गया है और 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। और इसको 3 मंथ्स का जो रेंट रहेगा उसको बोलेंगे वैकेंसी लॉस। तो मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि ये जो रेंट पे आपने हाउस को दिया है वो दिया है 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपने रेंट पे दिया है। अब 10,000 इंटू 3 अगर आप करें, यानी ये 3 मंथ्स, वैकेंसी लॉस कितना हो गया है, 30,000 रुपीज का हो गया आपका वैकेंसी लॉस। अनरियलाइज रेंट कितना हो गया है, 1 मंथ का। 1 मंथ का मतलब 10,000 रुपीज आपका क्या हो गया है, अनरियलाइज रेंट। और तीसरा जो आपको चाहिए था रेंट रिसीवेबल, यानी आप रेंट कितना रिसीव करने वाले थे, टोटल 9 मंथ का करने वाले थे, तो 9 इंटू 10,000 यानी 90,000 हो गया आपका रेंट रिसीवेबल। इसी को हम अपनी स्टेप्स में अगर कैलकुलेट करें तो रेंट रिसीवेबल कितना था, 90,000 रुपीज था। इसमें से वैकेंसी लॉस कितना है, 10,000 रुपीज का है। और तीसरा लॉस ड्यू टू वैकेंसी यानी वैकेंसी लॉस कितना है, 30,000 रुपीज का है। अब अगर आप स्टेप 2 देखें, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये कितना आ रहा है, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, यानी 80,000 आपका आ गया है। अब इस पोजीशन में हमको जीएवी कैलकुलेट करने के लिए वैकेंसी लॉस की जरूरत लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, डिपेंड करता है। इसको हम कंपेयर करेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से, और अगर ये कम आ रहा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ये कम है,
तो हम वैकेंसी लॉस को ऐड करके देखेंगे कि क्या ये ऐड करने के बाद इससे बड़ा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये आपकी जीएवी हो जाएगी, अदरवाइज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपकी जीएवी हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो इसका आ रहा है वो 1,40,000 रुपीज है। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं पहले। और अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कम है तो इसमें हम वैकेंसी लॉस ऐड करके देखेंगे क्या ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से बड़ा हो रहा है। तो यहां पर इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है, 1,10,000 ओनली। अभी भी ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से छोटा है, तो ऐसे केस में ये आपका हो जाएगा GAV। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है, 1,40,000 नहीं है, 1 लाख है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे ARR से। ARR छोटा है तो पहले वैकेंसी लॉस ऐड करके देखेंगे। वैकेंसी लॉस 30,000 का ऐड किया तो ये बड़ा हो गया है, यानी RER से भी बड़ा हो गया है, तो ऐसे केस में जो GAV होगी वो आपकी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगी। बिफोर आई कंक्लूड दिस टॉपिक, कुछ ऑथर्स आप देखेंगे कि थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो GAV के कैलकुलेशन में, इसलिए मैं वो मेथड भी आपको बता रहा हूं जो कुछ लोग फॉलो करते हैं। वो ये करते हैं, स्लाइटली डिफरेंट मेथड है कि RER को आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी स्टेप 1 और 2 तो क्लियर है, दोनों मेथड में सेम है, RER और ARR तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, इन दोनों में से हायर लेते हैं और हायर में से वैकेंसी लॉस लेस कर देते हैं, और ये आपका आ जाता है GAV। तो ये एक दूसरी मेथड है जिसके कि मैं फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट देखें, बेयर एक्ट इनकम टैक्स का, तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो RER को आपको कंपेयर करना है ARR से, और अगर ARR लेस है RER से तो उसमें वैकेंसी लॉस ऐड करके देखना है, और अगर ये जो वैकेंसी लॉस ऐड करके ये वैल्यू RER से भी बड़ी हो जाती है, हायर, या फिर वो RER के बराबर हो जाती है, ये तो आपको ARR ही GAV की तरह यूज करना है। तो यहां पर स्लाइड जो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं दूसरे ऑथर्स, मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया है और मैं इस मेथड के फेवर में हूं। तो आई एम श्योर कि अब आपको GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का प्रोसीजर देखेंगे, क्योंकि आगे भी आपका प्रोसीजर है, हर एक पे डिस्कशन करेंगे, स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। एक बार अगर आपका GAV आ गया तो उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स देखेंगे कि कब ये डिडक्ट होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे करना, NAV आएगी, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है, कैसे डिडक्ट करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं।